तो गाइस लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मो पूरी यूनिवर्सिटी में घूमते हुए मेडिकल डिपार्टमेंट को ढूंढ रहा था, पर उसके पूरी यूनिवर्सिटी में घूमने के बाद भी उसे वो डिपार्टमेंट नहीं मिलता। पर तभी उसे एक स्पेशल प्रोफेसर फेंग जिन क्यूआओ मिलते हैं। पर उन्हें जैसे ये पता चलता है कि मो को यहाँ पर एज अ प्रोफेसर के तौर पर भेजा गया है, और ये सुनते ही वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मो पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन मेडिकल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग का होता है, जहाँ पर दो लड़कियां एक दूसरे से बातें कर रही थी और वो प्रोफेसर फेंग से बोलती हैं, मैंने सुना है कि एक न्यू प्रोफेसर आज से आने वाले हैं, मुझे लगता है कि आप वही हैं। तो दूसरी लड़की बोलती है, जितना ज्यादा इंसान बूढ़ा होता है वो उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। ये सुनते ही जिन क्यू शर्मा जाता है और उनसे कहता है अभी ऐसा नहीं है, अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। तभी एक लड़का आगे से आते हुए जिन क्यू से कहता है, टीचर आप सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं, अगर आप यहाँ पर नहीं आने वाले तो और कौन हो सकता है। वो लड़कियां उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं और स्माइल करते हुए कहती हैं, ये लड़का तो सच में काफी ज्यादा हैंडसम है, मुझे तो लगता है कि ये प्रोफेसर जिन क्यूआओ का असिस्टेंट होगा। और वहीं से गुजर रहा मो भी प्रोफेसर जिन क्यूआओ को देखकर खुश हो जाता है और कहता है हम लोग फिर मिल गए। तो दूसरा लड़का प्रोफेसर जिन क्यूआओ से पूछता है कि आखिर ये लड़का कौन है। तो प्रोफेसर जिन क्यूआओ उससे कहते हैं, तुम इस पर ध्यान मत दो, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई कि डायरेक्टर सन को क्या समझ में आया कि उनने इस लड़के को मेरे असिस्टेंट के तौर पर यहाँ पर भेज दिया, शायद इस लड़के का नाम मो है। तो वो लड़का कहता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये आपका असिस्टेंट बनना डिजर्व करता है। तो प्रोफेसर जिन क्यूआ उससे कहते हैं, अब बस करो, पहले मैं डायरेक्टर सन से बात करूंगा, उसके बाद ही मैं देखूंगा कि ये मेरा असिस्टेंट बनता है या नहीं। और मो वहीं खड़ा हुआ सबको सुनकर अपने मन में सोचता है, ये सब इसी वजह से है क्योंकि आप मेरी बात सुनी नहीं रहे। पर तभी एक आवाज आती है कि डायरेक्टर सन यहाँ पर आ रहे हैं, जिसके बाद सीन डायरेक्टर सन पर आ जाता है और सभी डायरेक्टर सन को देखकर उसको हेलो बोलते हैं। पर डायरेक्टर सन उन लोगों से कहते हैं, आपको मुझे इस तरीके से ग्रीट करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि न्यू प्रोफेसर और उनका असिस्टेंट आज यहाँ पर आए होंगे। उनकी बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हाँ हाँ हम लोग इसके बारे में जानते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि जिन क्यूआओ यहाँ का न्यू प्रोफेसर है, इसलिए डायरेक्टर सन भी थोड़े से कंफ्यूज होते हैं और अपने मन में सोचते हैं, क्या इन लोगों को इसके बारे में सच में पता है। पर फिर भी डायरेक्टर सन उन लोगों से कहते हैं, अगर तुम लोगों को पता है उसके बाद भी मैं तुम लोगों को अनाउंस कर बता देता हूँ कि मो यहाँ की यंग मेडिकल डिपार्टमेंट का एक न्यू स्पेशल प्रोफेसर है। पर जिन क्यू और डायरेक्टर सन की बात साफ साफ ना सुनते हुए उनको शुक्रिया करता है और स्टूडेंट से कहता है, तुम लोगों के साथ काम करना सच में एक गर्व की बात है, आज से यहाँ का प्रोफेसर बनने के बाद मैं डेफिनेटली पूरा ट्राई करूंगा कि मैं अपना बेस्ट दूं, और मैं यूनिवर्सिटी के उस भरोसे को भी कायम करके रखूंगा जो तुम लोगों ने मेरे ऊपर किया है, और मैं हमेशा याद रखूंगा कि डायरेक्टर सन ने भी मुझ पर इतना यकीन किया। पर जिन क्यू की पूरी बात होती उससे ही पहले डायरेक्टर सन मो से कहते हैं, नेक्स्ट प्रोफेसर मो, अब आपकी बारी है कि आप अपनी स्पीच दीजिए। जिन क्यू ये सुनते ही पूरी तरह से एक बुद्ध बन जाता है और कपकपाते हुए कहता है, डायरेक्टर सन आखिर आपने क्या कहा। तो डायरेक्टर सन उससे कहते हैं, मैंने कहा कि प्रोफेसर मो प्लीज आपकी स्पीच दीजिए। ये सुनते ही जिन क्यू के तोते उड़ जाते हैं और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। साथ ही वो अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत सुन लिया, आखिर यहाँ पर कौन स्पीच देने वाला है। और मो वहीं पर खड़ा हुआ स्माइल दे रहा था। सभी स्टूडेंट्स मो के बारे में सुनकर आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं, क्या यहाँ का न्यू प्रोफेसर वो लड़का मो है, क्या ये लड़का इस बूढ़े आदमी से ज्यादा होशियार है, इसका मतलब हम लोगों को इस लड़के के तलवे चाटने पड़ेंगे। तो दूसरा लड़का कहता है, अगर प्रोफेसर मो है तो इसका मतलब असिस्टेंट तो डायरेक्टर सन सब लोगों से कहते हैं, हाँ तुम लोगों ने सही समझा, असिस्टेंट की पोजीशन प्रोफेसर जिन क्यूआ को दी जाती है। और जिन क्यूआ वहाँ पर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और मो भी उसको देखकर सोचता है कि अब ना जाने ये यहाँ पर क्या करने वाला है। फिर प्रोफेसर जिन क्यूआ डायरेक्टर सन पर चिल्लाते हुए कहते हैं, डायरेक्टर सन आखिर ये लड़का मुझसे ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है, मैंने मेडिसिन को सीखने में अपनी आधी जिंदगी से भी ज्यादा इस्तेमाल कर दी है, आखिर इस सब के बाद भी मैं इसका असिस्टेंट कैसे बन सकता हूँ। डायरेक्टर सन को जिन क्यूआ को गुस्से में देखकर उस पर भी गुस्सा आ जाता है। पर तभी उनका फोन बजता है और उनके पास एक कॉल आता है, जहाँ वो फोन पर उससे कहते हैं, ठीक है मैं समझ गया, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। फिर फोन रखने के बाद डायरेक्टर सन जिन क्यूआ से कहते हैं, मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं समझा सकता, पर ये सही समय है कि मैं सब कुछ तुम्हें प्रूव करके दिखा सकता हूँ, चलो मेरे पीछे आओ। जिसके बाद डायरेक्टर सन जी क्यूआ और मो को वहाँ से लेकर एक जगह पर आ जाते हैं, जो देखकर मो बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और कहता है, ये तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है, मुझे लगता है कि तुम सच में यंग सिटी पहली बार आए हो, अगर तुम मेरे असिस्टेंट बनते तो तुम्हें और भी चांस मिलते कि तुम सब कुछ सीख सकते थे।
तो अभी भी तुम्हारे पास समय है, गलत रास्ते पर चलना बंद करो। और मो उनकी बात सुनकर अपने सिर को हिलाते हुए अपने मन में सोचता है, ये बूढ़ा आदमी अभी भी कितना ज्यादा एरोगेंट है, पर बाद में ये अपने सिर पटक पटक कर रोने वाला है। और जिन क्यूआओ अपने मन में सोचता है, यहाँ पर मैं सभी लोगों के सामने अपने आप को प्रूव कर दूंगा कि मैं ही प्रोफेसर की पोजीशन के लिए एक सही चॉइस हूँ। जिसके बाद सीन डाओ फैमिली के मेडिकल रूम के बाहर का होता है, जहाँ पर डायरेक्टर सन फेंगजियान के फादर फेंगजू से बोलते हैं आखिर अब उनकी हालत कैसी है, क्या वो पहले से और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। तो डाओजू उन्हें बताते हैं उन मेडिसिन को इस्तेमाल करने के बाद 2 दिन से उन्हें बुखार है और कल रात से तो वो कोमा में चले गए हैं और उनकी सांसें भी बहुत धीमी धीमी चल रही हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर ने जीक्यू पल्स से उनके अंदर की इम्प्योरिटीज पूरी तरह से नहीं निकाली है। डायरेक्टर सन प्लीज अंदर आकर चेक कीजिए। डायरेक्टर सन भी उनकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं और फिर कहते हैं ठीक है चलो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद वो तीनों ही अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर फेंगजियान अपने ग्रैंडपा के साइड में बैठकर रो रही थी और डायरेक्टर सन वहाँ पर रिपोर्ट्स को चेक करते हैं। और जीक्यूआन अपने मन में सोचता है अगर मैं यहाँ पर फेंगजीक्यूआन एल्डर दाव को ठीक कर देता हूँ तो मेरा फ्रेम पहले से भी और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जिसके बाद वो पोजीशन कोई भी आकर कभी भी मुझसे नहीं छीन सकता। फेंगियान वहीं पर ग्रैंडपा के पास बैठी रो ही रही थी, पर तभी मो उसे नोटिस कर लेता है और सोचता है क्या ये फेंगजियान और ये उसके ग्रैंडपा है। डायरेक्टर सर सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद उसको टेबल पर रख देते हैं और कहते हैं जैसा मैंने सोचा था, जीक्यूपल एक अच्छी मेडिसिन है पर उसके अंदर की इम्प्योरिटीज पूरी तरह से नहीं निकली हैं, जिसकी वजह से अभी भी उनके अंदर काफी ज्यादा पॉइजन है और एल्डर दाव की कंडीशन पहले से ही बहुत ज्यादा खराब है। इसलिए अगर उनके अंदर की इम्प्योरिटीज अभी नहीं निकाली गई तो मुझे डर है कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। दाऊजी डायरेक्टर सन से पूछता है क्या कोई और रास्ता नहीं है जिससे हम ऐसा कुछ कर सके, पर डायरेक्टर सन उससे कहते हैं ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद वो जीक्यूआन से बोलते हैं प्रोफेसर जीक्यूआन क्या आप उनकी किडनी की एक रिपोर्ट बना सकते हैं। जीक्यूआन उससे बोलता है ठीक है, मैं अभी जाकर ये बनाना चालू करता हूँ। और बाकी के डॉक्टर जो ये सब चेक कर रहे थे वो सब कुछ चेक करने के बाद बताते हैं एल्डर दाव का ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कर और भी ज्यादा कम होता जा रहा है, उनकी हार्ट बीट भी स्लो होती जा रही है और सभी वेन्स भी चौक हो चुकी हैं। तो दूसरा कहता है उनकी सांसें कम होने की वजह से उनके लंग्स भी बैड कंडीशन में हैं। तभी जीक्यूआन हार्ट मॉनिटर को देखकर कहता है, तभी जीक्यूआन डॉक्टर को हटाकर हार्ट मॉनिटर देखने लगता है और सोचता है आखिर ऐसा नहीं हो सकता, इंडेक्स के हिसाब से इनकी कंडीशन सच में काफी ज्यादा खराब है, अब ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे इस इंसान को बचाया जा सके। और तभी वो देखते हैं कि हार्ट मॉनिटर पर उनकी हार्ट बीट पूरी तरह से 0 हो जाती है और डाउजू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और डायरेक्टर सन उनसे बोलते हैं अब उनको बचाने का कोई और रास्ता नहीं बचा था। और फेंगजियान अपने ग्रैंडपा के मरने की वजह से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है और कहती है ग्रैंडपा प्लीज उठ जाइए। और मो भी फेंगजियान की इस कंडीशन को देखकर बहुत ज्यादा उदास होता है और डायरेक्टर सन जीक्यूआन से बोलते हैं मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ये कंडीशन सच में इतनी ज्यादा खतरनाक होगी। प्रोफेसर जीक्यूआन आपके और मो के बीच के इस कॉम्पिटिशन को अब हमें यहीं पर रोकना होगा, अब अगली बार जब हम लोगों को ऐसा मौका मिलेगा तब हम लोग इस कंपटीशन को आगे जारी रखेंगे, इसलिए प्लीज अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद वो तीनों ही वहाँ से जाने लगते हैं और फेंगियान और उसके फैमिली के सभी लोग अपने ग्रैंडपा के जाने की वजह से उदास हो जाते हैं और सभी लोग रो रहे होते हैं। तभी मो डायरेक्टर सन से बोलता है रुकिए, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं एल्डर दाव को वापस ला सकता हूँ। सभी लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और डायरेक्टर सन भी कहते हैं मिस्टर मो मुझे पता है कि आपके मेडिकल स्किल्स काफी ज्यादा कमाल के हैं, पर ये तो नामुमकिन है, आप किसी मरे हुए इंसान को ठीक नहीं कर सकते। जीक्यूआन भी कहता है कि डायरेक्टर सन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम कभी भी किसी मरे हुए इंसान को वापस जिंदा नहीं कर सकते। दाऊजू भी यहाँ पर मुंह पर चिल्लाते हुए कहता है तुम लोग मेरे फादर की बॉडी को टच भी नहीं कर सकते, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। और साथ ही वो बॉडीगार्ड्स को बुलाते हुए कहता है इन लोगों को दाव फैमिली के मेंशन से निकालकर बाहर फेंक दो, ये मेरे फादर की बॉडी को टच तक न कर पाए। फिर वो बॉडीगार्ड मो के कंधे पर हाथ रखकर उससे कहता है जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, पर मो उन लोगों से कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तभी चैनवा आवाज देकर अपनी बॉडीगार्ड को रोकती है और सभी लोग ये सुनकर थोड़े से हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद चैनवा मो के पास आकर उससे कहती है क्या मो तुम सच में मेरे ग्रैंडपा की मदद कर सकते हो। डाउजू मो का नाम सुनकर हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है क्या ये वही मो है जिसने जीक्यू पल लेने में फेंगियान की मदद करी थी। पर फिर भी वो फेंगियान को समझाते हुए कहते हैं अब शांत हो जाओ, तुम्हारे ग्रैंडपा जा चुके हैं और कोई मरा हुआ इंसान फिर से नहीं आ सकता। पर फेंगियान उनकी बात नहीं मानती और मो से कहती है क्या तुम सच में उन्हें बचा सकते हो। तो मो उससे कहता है कि ठीक है, पर तुम्हें मेरे लिए
एक बड़ा सा पॉट ला कर देना होगा, जिससे मैं उनको फिर से जिंदा कर सकता हूँ। डायरेक्टर सन और जी क्यूआन भी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फेंगियान अपने फादर से बोलती है कि प्लीज फादर, आप इसकी बात एक बार मान लीजिए, मैं ऐसे ही अपने ग्रैंडपा को मरता हुआ नहीं देखना चाहती। दाऊजू फेंगियान की बात सुनकर अपने मन में सोचता है, शायद ये लड़का सच में हमारी मदद कर सकता है, इसने ही जीक्यू पल लाने में इसकी मदद करी थी, तो इसके मेडिकल स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे होंगे। इसलिए दाऊजू बोलता है ठीक है, हम लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं। जिसके बाद वो अपने आदमियों से बोलता है कि इस फैमिली का सबसे बड़ा पॉट लेकर आओ, और साथ ही वो मो को धमकाते हुए भी कहता है, लड़के अगर तुम यहाँ पर हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हो तो ये बात याद रखना कि दाव फैमिली तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देने वाली। जिसके बाद वो एल्डर दाव का ट्रीटमेंट करना चालू करता है और अपनी पावर्स को रिलीज करता है, और साथ ही अपने मन में सोचता है एल्डर दाव अभी एक फेक डेथ में है, अगर मैं यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल करता हूँ तो मैं इनकी बॉडी के अंदर से उस पॉइजन को भी बाहर निकाल सकता हूँ। फिर वो अपनी पावर्स की इस्तेमाल कर उनके अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एंटर करता है और डायरेक्टर सन से बोलता है कि आप प्लीज मेरे लिए एक अनओरिजिनल वाटर लेकर आ सकते हैं, जिसको आप थोड़ा सा हाई फ्लेम पर गर्म कर दीजिएगा। डायरेक्टर सन भी मो की बात सुनकर हैरान होते हैं और अपने मन में सोचते हैं, आखिर वो यहाँ पर बारिश के पानी को क्यों गर्म करवा रहा है, क्या ये यहाँ पर कोई मैजिक इस्तेमाल करने वाला है। पर थोड़ी ही देर बाद डायरेक्टर सन एक ग्लास के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर आ जाते हैं और मो से कहते हैं कि जो पानी तुमने मंगाया था मैं उसको लेकर आ गया हूँ। फिर वो उस पानी के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एंटर करने लगता है और साथ ही अपने मन में सोचता है, असल में बारिश का पानी भी एक क्लाउड का फॉर्म होता है जिसके अंदर कई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, पर उसे इंसान के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिर वो उस पानी को एल्डर दाव को पिलाने लगता है, जो देखकर डायरेक्टर सन उससे बोलते हैं कि मो एल्डर दाव को ये पानी पिलाना बंद करो, उनकी सांसें रुकी हुई हैं इसलिए वो ये पानी नहीं पी सकते। पर जैसे ही मो एल्डर दाव को वो पानी पिलाता है तो वो ये पानी पी लेते हैं, जो देखकर डायरेक्टर सन भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। मो भी ये देखकर खुश होता है और अपने मन में सोचता है, अब मुझे अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए इनकी किडनी के अंदर बचे हुए पॉइजन को निकालना होगा। और पीछे खड़ी हुई फेंगियान भी मो को उसकी ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करता हुआ देखकर अपने मन में कहती है, मो मुझे तुम पर यकीन है। फिर मो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए एल्डर दाव की किडनीज को साफ करने लगता है और फिर उसके बाद उनकी वेन्स को भी एक्टिवेट कर देता है, जिससे एल्डर दाव उनकी फेक डेथ से बाहर आ जाएं। सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं, आखिर ये लड़का यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। और फेंगियान को मो पर पूरा भरोसा होता है और वो बस अपनी ग्रैंडपा के बारे में सोच रही होती है, और देखते ही देखते हार्ट मॉनिटर पर ग्रैंडपा की हार्ट बीट फिर से चालू हो जाती है। दाव फैमिली के सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जिन क्यूआ ये देखकर हैरानी के साथ बोलता है, एल्डर दाव अभी भी जिंदा है। डायरेक्टर सन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और वो भी कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक चमत्कार है। और दाव जी भी अपने फादर को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। फेंगजियान खुशी की वजह से अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, मुझे मो तुम पर पूरा भरोसा था। डायरेक्टर सन जल्दी से मो के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, मिस्टर मो ये तो एक जादू की तरह था, आखिर आपने ऐसा कैसे किया। तो वो डायरेक्टर सन को बताता है कि मैंने बस किडनीज को प्रोटेक्ट करते हुए रेन वाटर के इस्तेमाल से उनके अंदर के पॉइजन को साफ कर दिया। और साथ ही वो डायरेक्टर सन को ये भी बताता है कि असल में एल्डर दाव मरे नहीं थे, असल में उनकी फिजिकल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होने की वजह से वो फेक डेथ के अंदर चले गए थे। पर जैसे ही मैंने उनके अंदर की किडनी और हार्ट के अंदर से पॉइजन को बाहर निकाल दिया तो उनकी वेन्स पूरी तरह से एक्टिव हो गई और वो फिर से जाग गए। डायरेक्टर सन मुंह से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, आखिर मैंने रेन वाटर को इस्तेमाल करने के बारे में क्यों नहीं सोचा। मिस्टर मो तुम तो सच में एक बहुत बड़े जीनियस हो। जिसके बाद वो प्रोफेसर जी क्यूआ से बोलते हैं, तो आखिरकार आप समझ गए ना कि मो यहाँ का प्रोफेसर बनने के लायक क्यों है। तो प्रोफेसर जी क्यूआ भी मो का टैलेंट देखकर बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है, मैं मो का असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद फेंगियान जल्दी से आकर मो के गले लग जाती है और मो का शुक्रिया करने लगती है, पर मो शर्माते हुए उससे मना करता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। और वहीं उसके फादर फेंगियान को खांसते हुए इशारा करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर उसी शाम पर आ जाता है जहाँ पर मो वहाँ से जा रहा था। तो दाऊजी उससे बोलता है, मिस्टर मो आपने इस दाव फैमिली को 2-2 बार बचाया है, पर मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको थैंक यू के तौर पर दे सकूं। अगर आपको कभी भी मेरी दाव फैमिली की जरूरत हो तो कभी भी बेझिझक बोल दीजिएगा। और मिस्टर मो मैं सच में बहुत ही ज्यादा बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं आपको यहीं तक छोड़ सकता हूँ, पर आगे के रास्ते में
में जाने के लिए मेरी लड़की आपकी पूरी मदद करेगी। जिसके बाद वो फेंगियान को आंख मारकर इशारा करते हुए धक्का दे देते हैं और कहते हैं, फेंगियान जाओ, मो को आगे तक छोड़ कर आओ। मो भी ये देखकर हैरान होता है और साथ ही अपने मन में सोचता है, इतनी रात हो चुकी है और ये यहाँ पर एक लड़की को मुझे घर तक छोड़ने के लिए भेज रहे हैं। आखिर इनके दिमाग में क्या चल रहा है। जिसके बाद सीन दाओ फैमिली मेंशन के बाहर का होता है, जहाँ पर फेंगजियान मो को कंपनी देते हुए आगे जा रही थी और साथ ही वो मो से पूछती है कि आखिर मो तुम यंग सिटी में कब तक रहने वाले हो। तो मो उससे कहता है कि मैं अभी काफी लंबे समय तक यहाँ पर रुका हुआ हूँ। पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है, जब तक मैं अपने फादर के बारे में ना जान लूँ मैं इस यंग सिटी को छोड़कर नहीं जा सकता। फेंगियान मो की बात सुनकर खुश हो जाती है और उससे कहती है, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। तो क्या तुमने कोई ऐसी जगह देखी है जहाँ पर तुम रुक सकते हो? अगर कोई ऐसी जगह नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वैसे भी तुम तुम्हारे हुहा में बहुत ही ज्यादा बिंदास हो, पर ये यंग सिटी मेरी है और तुम यहाँ पर मेरे छोटे भाई की तरह हो, तो मैं एक बड़ी बहन बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगी। तो वो फेंगियान के गाल खींचते हुए उससे कहता है, क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो? अगर ऐसा है तो टाई हंग में वो कौन था जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट था? फेंगियान चिड़ी हुई मुंह से कहती है, अब ये सब करना बंद करो। वैसे भी उस समय मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी, इस वजह से ही ऐसा हुआ, वरना वो लोग कभी भी मुझसे कम्पीट नहीं कर पाते। तो वो उसकी बात सुनकर बोर हो जाता है और उससे कहता है, हाँ हाँ तुम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी, इसी वजह से ही तो तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। फेंगियान को मुंह की बातों पर गुस्सा आने लगता है और वो मुंह से कहती है, अब अपनी बकवास करना बंद करो, मैं सच बोल रही हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। पर तभी पीछे से कोई गुजरता है, जिसकी आवाज सुनकर फेंगियान बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से जाकर मुंह से चिपक जाती है और मुंह से कहती है कि वहाँ पर एक डीमन है। और तभी वहाँ साइड में से एक छोटी सी किटन निकलती है, जो देखकर वो फेंगियान से बोलता है, ये तो बस एक छोटी सी बिल्ली है। फेंगियान डरते हुए उस बिल्ली को देखती है, जो काफी ज्यादा क्यूट थी, और उस बिल्ली को देखकर फेंगियान और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। और वहीं वो फेंगियान की टांग खींचते हुए उससे कहता है, अभी अभी कौन कह रहा था कि कौन मेरी रक्षा करने वाला है? अब फेंगियान के बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होने की वजह से वो वहाँ से भाग जाती है और मुँह से कहती है, मो मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम खुद से ही अकेले यहाँ से वापस चले जाओ। और मो फेंगियान को देखते हुए अपने मन में सोचता है, ये लड़कियां सच में एक कमाल की स्पीशीज हैं। फिर सीन यंग सिटी के अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर मो घूमते हुए अपने मन में सोच रहा था कि मुझे शेंगजेंग यूनिवर्सिटी में अभी तक कोई भी डॉर्मेट्री क्यों नहीं मिली है। क्या उन लोगों को अभी तक मुझे एक रूम नहीं दे देना चाहिए था? जो सोचते हुए मो एक होटल में रूम लेने के लिए आता है और साथ ही अपने मन में सोचता है, काश ऐसा होता कि कोई होटल मेरे लिए भी फ्री होता। पर जैसे ही मो अपने रूम का गेट खोलता है तो दाओ फैमिली का बटलर मो को वेलकम करता है। मो उसको वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो दाओ फैमिली का बटलर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, मुझे माफ कीजिएगा कि मैंने अभी तक अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। असल में मैं दाओ फैमिली का बटलर हूँ और इस सुबह एल्डर दाओ भी उठ चुके हैं और वो जानना चाहते थे कि उनकी जान किसने बचाई है, इसलिए उनने यहाँ पर मुझे आपको रिसीव करने के लिए भेजा है, जिससे वो पर्सनली आपका थैंक यू कर सके। मो ये बात सुनकर अपने मन में सोचता है, दाओ फैमिली ये सिटी में मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा एलाय का काम करेगी, इसलिए ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर मो दाओ फैमिली के बटलर से बोलता है, ठीक है मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। दाओ फैमिली का बटलर मो से कहता है, कार बाहर आपका वेट कर रही है। जिसके बाद से शिफ्ट होकर सीधे यंग सिटी के लग्जरियस फायर बिल्डिंग्स का होता है, जिसे देखकर मो अपने मन में सोचता है, क्या यहाँ पर कोई आम खाना नहीं होता? ये अमीर लोगों के शौक भी काफी ज्यादा अजीब होते हैं। और उसी बिल्डिंग के अंदर यू येन अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था, जहाँ पर वो सभी गेम्स खेल रहे थे। पर तभी उसमें से एक लड़के की नजर मुंह पर पड़ जाती है, जहाँ पर वो दाओ फैमिली का बटलर मुंह से कहता है, सर प्लीज आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकिए, थोड़ी ही देर में एलिवेटर आपको ऊपर ले जाने के लिए आ जाएगी, एल्डर 406 रूम में है। वो लड़का मुंह को देख ही रहा था, पर तभी उसके चेहरे पर एक मोबाइल आकर लगता है, जिससे उसकी नाक फूट जाती है और यू येंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम यहाँ वहाँ कहाँ देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट नहीं कर सकता? तुम्हारी वजह से हम लोग हार गए। तो वो लड़का यू येन को शांत करते हुए कहता है, ब्रदर यू येन मैं कहीं और नहीं देख रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मैंने स्मो को यहाँ पर देखा। जिसके बाद वो यू येन के कान में बताता है कि वहाँ देखो एलिवेटर के पास, मुझे ऐसा लगता है कि वो उस आदमी के साथ मो खड़ा है। यू येन भी उसी तरफ देखते हुए मो को पहचान लेता है और कहता है, हाँ सच में ये तो वही है, पर आखिर ये
यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वही लड़का उसे बताता है कि मैंने सुना जो उसके साइड में खड़ा हुआ था वो उससे कह रहा था कि कोई उसका रूम 406 में वेट कर रहा है। ये बात सुनते ही यू यांग के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है, अब मुझे यहाँ पर अपने और भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो मुझे यहाँ पर मिल चुका है तो क्यों ना मैं आज ही उसे यहाँ पर जान से मार डालूं। जिसके बाद यू यांग अपने एक साथी को फोन लगाकर कहता है कि मैंने उस लड़के को देख लिया है, अपने सभी साथियों को यहाँ पर लेकर आ जाओ, हम सभी मिलकर उसे आज यहाँ पर खूब पीटने वाले हैं। फिर सीन रूम 406 का होता है जहाँ पर पूरी दाओ फैमिली मो का वेलकम करने के लिए खड़ी हुई थी। एल्डर दाओ भी मो को देखकर उससे कहते हैं मैं कभी भी तुमसे मिलने का ये ऑनर नहीं भूलने वाला। और फेंगजियान पीछे खड़ी हुई मो को देखकर बोलती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी भी ज्यादा लकी होंगी कि मैं तुमसे इस तरीके से दो बार मिलूंगी। पर मो एल्डर दाओ से बोलता है कि आप जरूरत से ज्यादा ही मेरी तारीफ कर रहे हैं। और एल्डर दाओ मो से बोलते हैं मैंने तुम्हें यहाँ पर खाने के साथ एक और चीज के लिए बुलाया है, मैं यहाँ पर तुमसे किसी और चीज को लेकर भी बात करना चाहता हूँ। तो मो एल्डर दाओ से बोलता है हाँ जरूर बताइए क्या बात है। एल्डर दाओ अपने लड़के को बुलाते हैं जिनके हाथ में एक कार्ड था और एल्डर दाओ आगे बताते हैं मिस्टर मो इस कार्ड के अंदर 2 मिलियन युआन है और ये आपकी मेडिकल केयर की पेमेंट है। पर साथ ही मैं यहाँ पर तुमसे दाओ फैमिली का बॉडीगार्ड बनने की रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी सैलरी भी इससे ज्यादा रहेगी। पर फेंगियान पीछे से आकर मो को इशारा करते हुए कहती है कि प्लीज तुम इस चीज के लिए मान जाओ। और दाऊजी भी आगे आकर मो को बताते हैं ऑफ कोर्स तुम्हें मान लेना चाहिए, मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड इंसान हो और ऐसे इंसान को पैसे से लालच नहीं दिया जा सकता, इसलिए दाओ फैमिली तुम्हें वो हर चीज प्रोवाइड करेगी जिस चीज की तुम्हें जरूरत होगी। अगर तुम इस चीज का उदाहरण लेना चाहो तो हमारे दाओ फैमिली तुम्हें हर एक रेयर मेडिसिन ला कर देगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। मो ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है और अपने मन में सोचता है अगर मैं इस चीज के लिए मान जाता हूँ तो मेरी कल्टीवेशन की लॉन्ग वे में देखा जाए तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बात है। इसलिए मो दाओ फैमिली का बॉडीगार्ड बनने के लिए एग्री कर देता है। और फेंगजियान ये सुनकर फिर से मो से आकर चिपक जाती है और कहती है मो सच में ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। पर मो फेंगजियान को समझाते हुए कहता है तुम्हारे फादर और ग्रैंडफादर सामने खड़े हैं और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। मो उससे ये बात कर ही रहा होता है तभी यू यांग अपने गुंडों को लेकर वहाँ पर आ जाता है और लात मारकर गेट खोलता है। सभी लोग ये देखकर थोड़े से सरप्राइज होते हैं और यू यांग चिल्लाते हुए कहता है मो सरप्राइज अब जल्दी से बाहर आ जाओ। और मो यू यांग को देखकर बिल्कुल चुप हो जाता है और यू यांग हंसते हुए मो से कहता है तुम डरपोक कहीं के, मुंह से एक लफ्ज निकालने की हिम्मत भी मत करना, चलो मेरे साथ बाहर आओ। पर रूम के बाहर खड़ी हुई स्टाफ की लेडी मैनेजर से बोलती है यहाँ पर कुछ लोगों ने दाओ फैमिली के एरिया में आकर हरकत करने की कोशिश करी है। तो मैनेजर उससे कहता है तुम इस चीज में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पर बाद में उन लोगों की बॉडी इकट्ठी कर लेना। यानी गाइस आप लोग भी इस चीज से समझ सकते हो कि दाओ फैमिली यांग सिटी में कितनी ज्यादा पावरफुल है। और मो भी रूम के अंदर अपने मन में सोचता है यू यांग आखिर तुम इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे कि तुम दाओ फैमिली के सामने खड़े हो। और यू यांग एल्डर दाओ के साथ बदतमीजी करते हुए कहता है ए बूढ़े आदमी आखिर तुम इस तरीके से मुझे एटीट्यूड कैसे दिखा रहे हो, क्या तुम्हें जिंदा नहीं रहना। एल्डर दाओ भी गुस्से में आ जाते हैं और उससे कहते हैं आखिर तुमने मुझसे क्या कहा, क्या तुम मुझसे एक बार और कह सकते हो। पर यू यांग तो अपने ही एटीट्यूड में मस्त रहता है और कहता है बुढ़े अपनी बकवास करना बंद करो वरना मैं अभी तुम्हारे इन हाथ पैरों को तोड़ दूंगा। एल्डर दाओ को यू यांग की बातें सुनकर सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो हंसते हुए कहते हैं बच्चे मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम सच में जी जी कर थक चुके हो। और मो भी यू यांग के इस एटीट्यूड को देखकर अपने मन में सोचता है तुम लोग अपने ही हाथों से अपनी कब्र खोद कर सच में काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो। एल्डर दाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने लड़के से कहते हैं जाओ और मेरा कार्ड लेकर आओ। पर मो उन्हें टोकते हुए कहता है एल्डर दाओ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो जाओ जी से कहता है क्या मैं उसे ले सकता हूँ। पर यू यांग मो के उसको इग्नोर करने की वजह से अपने हाथ में खंजर निकाल लेता है और मो पर अटैक करते हुए उससे कहता है मो आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम किसी से कुछ ले पाओ। पर यू यांग मो पर अटैक कर पाता उससे ही पहले मो दाओजी का कार्ड उसके चेहरे के सामने रख देता है जो देखते ही यू यांग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और जमीन पर बैठते हुए अपने खंजर को गिरा देता है और कहता है क्या तुम लोग हमें एक और चांस दे सकते हो। यू यांग के साथ आए हुए सभी लड़के ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और दाओजी अपने मन में सोचता है तो क्या तुम ये चाहते हो कि हम लोग तुम्हें एक और चांस दे दे। पर यू यांग मो का हाथ पकड़ लेता है और उसे भीख मांगते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपनी हर एक गलती के लिए माफी मांगता हूँ,
मुझे एक और चांस दे दो, मेरी जान को बख्श दो। मो उससे कहता है सबसे पहले मेरा हाथ छोड़ो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, पर तुमने यहाँ पर एल्डर दाव की इतनी ज्यादा बेइज्जती करी है, उसका क्या होगा। यूएन के साथ आए हुए सभी लड़के एल्डर दाव के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं क्या एल्डर दाव, क्या ये वो दाव फैमिली है जिसकी ये पूरी की पूरी बिल्डिंग है। वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने हथियार फेंक कर वो टोपी वाला लड़का आगे आकर मो से कहता है, मिस्टर मो, मेरे पास आपके लिए एक प्लान है, क्यों न हम लोग यहाँ पर यूएन को मारने में आपकी मदद करें। हम लोग तब तक उसको पीटेंगे जब तक आप संतुष्ट न हो जाएं। यूएन उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, पर मो मुस्कुराते हुए कहता है, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया है, तो ठीक है, फाइट करना चालू करो। फिर मो दाव फैमिली के साथ वहाँ से जाते हुए आगे कहता है, इसी तरीके से बैठे मत रहो, जल्दी से फाइट करना चालू करो और तब तक मत रुकना जब तक हम लोग खाना खाकर वापस न आ जाएं। जो बोलकर मो दाव फैमिली के साथ वहाँ से चला जाता है और यूएन उस टोपी वाले लड़के पर गुस्सा करते हुए कहता है, धोखेबाज, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो वो लड़का कहता है, ये सारी गलती तुम्हारी है, तुम हम लोगों को यहाँ पर लेकर आ गए और तुमने ही यहाँ पर आकर दाव फैमिली की बेइज्जती करी है। फिर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट करना चालू कर देते हैं, जहाँ पर दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और दूसरी तरफ मो पूरी दाव फैमिली के साथ खाने को एंजॉय कर रहा था। फिर सीन उनके खाना खत्म हो जाने के बाद का होता है, जहाँ पर यूएन और उस टोपी वाले लड़के को उनके साथियों ने संभाल कर खड़ा किया हुआ था। वो दोनों ही एक दूसरे से कहते हैं, सच में तुम तो काफी ज्यादा अच्छे फाइटर हो। और वो टोपी वाला लड़का भी यूएन की तारीफ करता है, जिसके बाद यूएन जियाकी को कॉल कर उसे बताता है कि मो हम लोगों को बुली कर रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर जियाकी पर आ जाता है, जो कई सारी लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा था और जियाकी यूएन से फोन पर बोलता है, वो तो सच में काफी ज्यादा एरोगेंट है, मुझे लगता है कि हमें उसके एरोगेंट को कम करने के लिए उसे एक लेसन सिखाना होगा। यूएन जियाकी से बोलता है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। तो जियाकी उसे क्लियर करते हुए अपना प्लान बताता है, अब हम लोग स्टूडेंट काउंसिल के नाम को इस्तेमाल करके पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स की मीटिंग में चैनवा और मो को बुलाएंगे, जहाँ पर हम मो को ड्रग पिला देंगे जिससे वो चैनवा को छूने की कोशिश करेगा और हम लोग छुपकर उसकी सीक्रेटली फोटोज ले लेंगे, जिसके बाद हम उसकी रिपोर्ट करते हुए सब लोगों को बताएंगे कि वो फीमेल स्टूडेंट्स को हरेस करने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसका नाम पूरी तरह से बदनाम हो जाएगा। यूएन भी जियाकी का प्लान सुनने के बाद कहता है, सच में ये प्लान काफी ज्यादा अच्छा है। फिर सीन कुछ दिन आगे येंगिंग सिटी के फेंगटियान बार का होता है और मो और चैनवा दोनों वहाँ पर एक साथ आए हुए थे और चैनवा मो से कहती है, जल्दी करो, सभी लोग यहाँ पर हैं। उन दोनों के वहाँ पर आते ही एक लड़का जियाकी को आकर बता देता है, तो जियाकी यूएन को इशारा कर कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। जिसके बाद जियाकी यूएन के साथ मो और चैनवा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और मो से कहता है, तो तुम लोग यहाँ पर आ गए, तो चलो अंदर चलते हैं। मैं सच में तुम लोगों को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, चलो आज रात हम लोग खूब पीते हैं। पर चैनवा उससे कहती है, प्रेसिडेंट, आपको हमारे सामने फॉर्मल होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वही मो यूएन को भी नोटिस करता है, तो जियाकी यूएन से बोलता है, यूएन, आखिर तुम पीछे क्यों छुप रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें मौका मिला है तो तुम्हें मुँह से आकर आगे माफी मांगनी चाहिए। जिसके बाद जियाकी मुँह से बोलता है, चलो मेरे साथ स्टूडेंट काउंसिल के रूम में चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं तुमसे माफी भी मांग सकता हूँ। आज के दिन स्टूडेंट काउंसिल के रूम में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी वजह से यूएन को भी तुमसे माफी मांगने में कोई दिक्कत हो, और मैं जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो, तो क्यों न हम लोग मिलकर पिए और इसको माफ कर दे। मो चुपचाप से जियाकी की बातें सुनता रहता है और जियाकी उसको ड्रिंक ऑफर करता है, तो मो भी उस ड्रिंक को लेते हुए कहता है, मुझे इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है अगर ये तुम कह रहे हो तो। और चैनवा ये सब देखकर अपने मन में सोचती है, जियाकी तो सच में काफी ज्यादा पोलाइट है, ये यहाँ पर भी यूएन की तरफ से माफी मांग रहा है। फिर मो जियाकी की ऑफर की हुई ड्रिंक को पी लेता है, जिसको देखकर जियाकी अपने मन में ही बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर वो चारों एक रूम में बैठकर बहुत शराब पीते हैं, जहाँ पर मो भी इस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करता है और प्रेसिडेंट से कई सारी बातें करता है। और उन चारों को ही एंजॉय करते हुए 10 बज जाते हैं, जहाँ पर टाइम देखते ही वो दोनों कहते हैं, अब टाइम हो चुका है। इसलिए जियाकी जल्दी से खड़ा होता है और मुंह से माफी मांगते हुए कहता है, अब मैं यहाँ पर और भी ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, यहाँ का प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे दूसरे स्टूडेंट्स को भी देखना होगा। चैनवा उससे कहती है, कोई बात नहीं, अब हम लोग खाना ऑर्डर कर देते हैं। जियाकी वहाँ से यूएन को ले जाते हुए कहता है, ठीक है। और यूएन उन लोगों से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों का खाना अच्छा होगा। फिर वो दोनों ही स्टूडेंट काउंसिल के रूम से
से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर जिया की यूयन से कहता है यूयन स्कूल के डायरेक्टर को कॉल कर दो, जिससे वो यहाँ पर खुद आकर ये सब अपनी आंखों से देख सके। जो बोलते हुए जिया की अपनी पॉकेट से चाबी निकालकर उन दोनों को अंदर लॉक कर देता है और फिर वो दोनों वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहते हैं मो बस अब तुम्हारा इस यंगी सिटी से दफा होने का समय आ गया है। अब यूएन को डायरेक्टर को कॉल करे हुए 20 मिनट से ज्यादा हो जाते हैं और यूएन अपने मन में सोच रहा होता है मैंने यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को कॉल कर दिया था और वो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, पर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि आखिर रूम में से कोई भी आवाज क्यों नहीं आ रही। यूएन ये सब सोच ही रहा था, पर तभी जिया की पीछे से उसे पकड़ लेता है और बड़े ही प्यार से यूएन से बोलता है लिटिल ब्यूटी चलो मैं तुम्हें किस करता हूँ। यूएन जियाकी को इस तरीके से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है प्रेसिडेंट आखिर तुम्हें क्या हो गया, प्लीज शांत हो जाओ। और स्टूडेंट काउंसिल के रूम के अंदर चेनवा टाइम देखकर अपने मन में सोचती है ये तो सच में काफी ज्यादा अजीब है, उन लोगों को यहाँ से गए हुए 20 मिनट से ज्यादा हो गए हैं पर अभी तक कोई भी वापस नहीं आया। प्रेसिडेंट ने न्यू स्टूडेंट्स को ग्रीट करने में काफी ज्यादा लंबा समय लगा दिया, तो वो चेनवा से कहता है अगर ऐसा है तो मैं बाहर जाकर चेक कर आता हूँ। चेनवा उससे कहती है रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे भी फ्रेश होने जाना है। पर जैसे ही वो लोग रूम के बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि जिया की यूएन की इज्जत लूटने में लगा हुआ है और वहाँ पर खड़े हुए सभी स्टूडेंट्स उन दोनों की वीडियो बना रहे हैं। चेनवा ये देखकर शर्माते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ये प्रेसिडेंट है, पर वो ये देखकर अपने मन में सोचता है जैसा इसने सोचा था ऐसा इसी के साथ हो गया। असल में जियाकी ने मेरी अल्कोहल के अंदर ड्रग को मिलाने की कोशिश करी थी, पर सही समय पर मैंने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ग्लास को स्वाइप कर दिया था, जिसकी वजह से मैं तो नॉर्मल हूँ, पर जियाकी ने उस ड्रग वाले अल्कोहल को पी लिया। तभी वहाँ पर डायरेक्टर चिल्लाते हुए आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर किसी ने मुझे रिपोर्ट करी थी कि कोई यहाँ पर लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा है, आखिर वो इंसान कहाँ पर है। मुंह हरेसमेंट का सुनकर अपने मन में सोचता है मुझे लगता है कि ये सब जियाकी का काम है, पर वो डायरेक्टर के सामने जाकर उनको विश करता और कहता है यहाँ पर किसी भी फीमेल के साथ कोई भी हरेसमेंट नहीं हो रहा, पर यहाँ पर एक मेल है जिसके साथ ये सब हो रहा है, जरा मेरे पीछे देखिए। डायरेक्टर भी मेल हरेसमेंट का सुनकर थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, पर जैसे ही वो सामने देखते हैं कि जिया की यूएन की इज्जत लूटने में लगा हुआ है तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और डायरेक्टर अपने सभी टीचर से कहते हैं कि जल्दी से उसे वहाँ से हटाओ। जिया की अपना आप पूरी तरह से खो चुका था और वो पागलों की तरह कहता है आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, अभी मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हुआ, मुझे जाने दो, मेरी लिटिल ब्यूटी यहाँ से भाग मत जाना, मैं अभी भी तुम्हें किस करना चाहता हूँ। पर यूएन तो रोते हुए कहता है कि प्लीज मेरी कोई मदद करो। फिर डायरेक्टर जियाकी से बोलते हैं जियाकी तुम शेंगजेंग यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट होकर आखिर ऐसा गंदा काम कैसे कर सकते हो, आज से और अभी से तुम्हें प्रेसिडेंट के पद से हटाया जाता है। जिसके बाद वो टीचर से कहते हैं कि जियाकी के फादर को कॉल करो जिससे वो इसको यहाँ से ले जाएं। पर जियाकी तो उन लोगों को ही किस करने लगता है और वो चैनवा से कहता है बहुत रात हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आ जाता हूँ। पर चैनवा तो जियाकी को देखकर अपने मन में सोचती है मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि प्रेसिडेंट जियाकी इस तरीके के कोई इंसान हो सकते हैं। अब सीन अगले दिन हॉस्पिटल का होता है जहाँ पर जियाकी की आंख खुलती है और वो अपनी आंख खोलते हुए बोलता है आखिर मैं हॉस्पिटल में कैसे आ गया। पर तभी जियाकी के फादर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए उसे गाली देते हैं और कहते हैं जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, और उससे आगे कहते हैं कि तुम इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझसे डेड कैसे बोल सकते हो। जियाकी मैंने तुम्हें मेरे लाड़ प्यार से इसलिए नहीं पाला कि तुम इस तरीके से जिया फैमिली को बदनाम करो। जियाकी ये सुनकर कहता है आखिर आप क्या बोल रहे हैं, मैंने क्या किया है। तो जियाकी के फादर उससे कहते हैं लो तुम खुद ही देख लो। फिर वो जियाकी को अपने फोन में कल रात हुए इंसिडेंट के बारे में वीडियो दिखाते हैं, जो देखकर जियाकी के मुंह से झाग निकलने लगता है और वो कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जियाकी के फादर उसे डांटते हुए कहते हैं तुम सच में पूरी तरह से कचरा हो, एक हुआ का लड़का भी तुमसे संभाला नहीं जाता। फिर जियाकी बोलता है कि मुझे अच्छे से याद है कि मो ने उस ड्रग वाले ड्रिंक को पिया था, फिर आखिर मैं अफेक्टेड कैसे हो सकता हूँ। तो जियाकी के फादर उससे बोलते हैं क्योंकि तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। पर साथ ही वो आगे कहते हैं कि उस लड़के ने मेरी जिया फैमिली को बदनाम करने की हिम्मत की है, इसलिए इस चीज का ब्लेम मुझ पर मत डालना कि मैं कुछ ज्यादा ही हार्श हो जाऊँ। तो जियाकी अब तैयार होकर जल्दी से ग्रेट मॉन्ग गुआ ही को ढूंढो और उनसे भीख मांगो कि वो उस कमीने मुंह को मार डाले। जियाकी भी ये सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो अपने फादर को बता
बताता है, पर मैंने सुना है कि मो ने कई सारे मार्शल आर्टिस्ट को मारा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ग्रेट मास्टर मोंग भी उसे हरा सकते हैं। पर जियाकी के फादर हंसते हुए कहते हैं, हुहा के मार्शल आर्टिस्ट को यंग सिटी के मार्शल आर्टिस्ट से कंपेयर नहीं किया जा सकता। गुओ ही तो अपनी एक उंगली हिलाकर ही मो को मार डालेंगे। पर साथ ही वो गुस्से में अपने मन में सोचते हैं, उस कमीने अनजान लड़के ने, जिसका कोई नाम भी नहीं है, उसने जिया फैमिली को टच करने की हिम्मत की है। अब बस उसे यंग सिटी के मास्टर गो ही की पावर देखने तक की वेट है। जिसके बाद वो फिर से जियाकी से बोलते हैं, जियाकी अभी जाकर तुम आराम करो, तब तक मैं गो ही के लिए एक गिफ्ट तैयार करता हूँ। तो जियाकी उनसे बोलता है, प्लीज फादर जल्दी जाकर आप उसे तैयार कीजिए। और साथ ही वो भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अपने मन में सोचता है, मो आज तुम्हारी वजह से जो शर्म मैंने महसूस करी है, उसकी वजह से तुम्हें अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी होगी। और हमें दूसरी तरफ मो को दिखाते हैं, जो शेंगजेंग यूनिवर्सिटी के यार्ड में अपना पूरा का पूरा बोरिया बिस्तर लेकर जा रहा था, और वो अपने मन में सोच रहा था कि आखिरकार स्कूल ने डॉर्मेट्री में मुझे एक रूम दे ही दिया। और जियाकी के साथ बार में वो सब होने की वजह से अब वो कुछ समय तक शांत रहेगा। फिर मो घूमते हुए डॉर्मेट्री में आ जाता है, जहाँ पर वो अपने रूम के बाहर 606 के सामने खड़ा होकर अपने मन में सोचता है, शायद यही वो रूम है जो यूनिवर्सिटी ने मुझे दिया है। ऐसा तो नहीं कि मैं किसी और रूम में आ गया हूँ। पर जैसे ही वो चाबी लगाकर उस रूम का गेट खोलता है, तो वो ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक लड़की लेटी हुई थी। मो उसको देखकर शर्माते हुए कहता है कि आखिर ये कौन है। और वो लड़की भी काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, और वो मो को देखकर कहती है, आखिर तुम कौन हो। मो शर्माया हुआ अपने मन में सोच रहा था, क्या मेरी रूममेट एक लड़की है, आखिर मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसे ग्रीट करना चाहिए, इसलिए मो उस लड़की से हिचकिचाते हुए कहता है, हाय ब्यूटी। पर मो इसके आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही उस लड़की को गुस्सा आ जाता है, और वो मो की टांगों के बीच में किक करते हुए मो से कहती है, भाड़ में जाओ कमीने। पर मो ये देखकर चिल्लाते हुए उसे रोकता है और उससे कहता है, मैं कोई भी कमीना नहीं हूँ, मैं तुम्हारा रूममेट हूँ, प्लीज मेरे साथ आराम से बिहेव करो। जो बोलते हुए मो उसे अपना कार्ड दिखाता है, और वो लड़की भी कार्ड देखकर शर्मा जाती है। जिसके बाद वो मो से माफी मांगते हुए कहती है, असल में यहाँ पर एक स्टूडेंट है जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, इसलिए मुझे लगा कि आप वही हो। जो बोलते हुए वो लड़की हाथ जोड़कर वहीं पर खड़ी हो जाती है, और मो ये देखकर अपने चेहरे से पसीना पहुँचते हुए अपने मन में सोचता है, आखिरकार मैं बच गया, वरना तो मैं अपने बच्चे पैदा करने की एबिलिटी को खो ही देता। यह इस खूबसूरत सी लड़की का नाम बाई जोउ है। मो बाई जोउ की बात सुनकर उससे कहता है, क्या कोई तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है? अगर ऐसा है तो तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? बाई जोउ मो की बात सुनकर कहती है, असल में मैंने ये सब कर देख लिया, पर आखिर में सभी लोग यही कहते हैं कि सब में गलती मेरी ही है, क्योंकि मैं एक बार में काम करती हूँ और मुझे इस तरीके के सेक्सी कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो इसी वजह से लोग मेरा पीछा करते हैं, पर मैंने पुलिस को कॉल करना बंद कर दिया। वो बाइजो की बात सुनकर अपने मन में सोचता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिरकार एक खूबसूरत सी लड़की मेरी रूममेट है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रॉब्लम्स अवॉइड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर सीन चेंज होकर अगले दिन रात पर आ जाता है, जहाँ पर वो कल्टीवेट कर रहा था, और वो अपने मन में सोचता है, आज मुझे ब्रेक थ्रू करके अपनी लेवल को आगे बढ़ाना ही होगा। वो ग्रेट फंडामेंटल कल्टीवेशन पिल्स भी अब मेरी कल्टीवेशन में ज्यादा काम नहीं आ रही, इसलिए मुझे अब कोई और दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। मो अपनी कल्टीवेशन में लगा हुआ था, पर तभी मो का फोन बजता है, जिसकी रिंग सुनकर मो बोलता है, आखिर इतनी रात को कौन कॉल कर रहा होगा। पर मो जैसे ही फोन उठाता है तो बाइजू उस तरफ से बोलती है, प्रोफेसर मो, वो बेशरम इंसान फिर से मेरा पीछा कर रहा है। कल रात मैंने आपको सब कुछ बताया था, पर आपने मेरी बातों पर यकीन किया, इसलिए मैं केवल मदद के लिए आपको ही कॉल कर सकती हूँ। इसलिए अगर अभी हो सके तो आप प्लीज बार में आ जाइए। फिर सीन फेंटियन बार के अंदर का होता है, जहाँ पर दो लोग आपस में बैठकर एंजॉय कर रहे थे, जिसमें से एक लड़का अपने ब्रदर से बोलता है, ब्रदर क्यों आओ, आज तुम उसका पीछा करते हुए बार के अंदर तक आ गए हो, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम आज कुछ किए बिना यहाँ से नहीं जाने वाले। तो क्यूआ उससे बोलता है, तुम्हें इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी उस प्रोफेसर की ब्यूटी सच में काफी ज्यादा कमाल की है, और साथ ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, पर मैं आज पूरा प्लान बनाकर आया हूँ, इसलिए जैसे ही वो
स्टेज पर आएगी तो मैं उसे छेड़ने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाला, और बस जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसे स्टेज से गिराते हुए उसको पकड़ लूंगा, और इस तरीके से एक बार तो मैं उसको टच कर ही सकता हूँ, और अगर वो मुझसे इम्प्रेस हो गई तो आज रात तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो उसका साथी कहता है, ब्रदर क्यूआओ, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा होशियार हो। फिर सीन थोड़ी ही देर बाद के बाइजोंग के परफॉर्मेंस पर आ जाता है, जहाँ पर बाइजोंग नीचे देखते हुए सोचती है वो कमीना वहाँ नीचे खड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि वो जरूर आएगा, पर अगर वो आज यहाँ पर नहीं आया तो मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी। जो सोचते हुए बाइजुओ थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है और अपने मन में कहती है, मो प्लीज तुम यहाँ पर आ जाओ। और उसके ये कहने के ही देर थी तभी मो वहाँ पर एंट्री लेता है और सभी लोग उसको देखने लगते हैं। बाइजुओ भी मो को देखकर खुश हो जाती है और बाइजुओ अपना परफॉर्मेंस खत्म करते हुए सभी लोगों से कहती है, आज का शो यहीं पर खत्म होता है, आपके सपोर्ट के लिए आपका शुक्रिया। पर वो सभी बाइजुओ के इस परफॉर्मेंस के खत्म होने की वजह से गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो, आखिर तुम इतनी जल्दी ऐसे खत्म कैसे कर सकती हो, वैसे तो तुम 3 बजे रात तक परफॉर्मेंस देती हो, पर आखिर आज क्या हुआ। वो लोग ये कहते ही रह जाते हैं, पर तभी मो स्टेज के ऊपर चढ़ता है और बाइजुओ का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। और बाइजुओ अपने मन में सोचती है, तुम सच में यहाँ पर आ गए, मैंने तो सोचा था कि तुम शायद सो रहे होगे। पर क्यूआन ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, आखिर ये कमीना कौन है। फिर वो अपने साथियों को इशारा करते हुए कहता है, जल्दी से इन लोगों को रोको, ये कमीना इस लड़की को यहाँ से लेकर न जाने पाए, बाइजुओ मेरी है। क्यूआन के साथी मो का पीछा करने लगते हैं और उससे कहते हैं, जल्दी से यहाँ पर रुक जाओ। और बाइजुओ मो से कहती है, वो लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, और मो बाइजुओ को बार से बाहर ले जाने ही वाला होता है, पर तभी गेट खोलते हुए जिया की एंट्री लेता है। तो क्यूआन और उसके साथी भी देखकर कहते हैं कि अब आखिर यहाँ पर कौन आ गया। पर क्यूआन उन लोगों से कहता है, तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा ही एक प्रो एक्टर है। पर मो जियाकी को वहाँ पर देखकर अपने मन में सोचता है, जियाकी बिल्कुल सही समय पर आया है, पर अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इन लोगों से लड़ सकूं। पर यहाँ पर वो लड़का इस मौके का फायदा उठाकर बाइजुओ को टच करने की हिम्मत कर सकता है, और सामने जियाकी अपने लोगों के साथ गो ही को भी लेकर आ जाता है और हंसते हुए मो से कहता है, मो काफी लंबा समय हो गया मैंने तुम्हें देखा नहीं था। मो भी जियाकी को देखकर थोड़ी सी टेंशन में आ जाता है। फिर मो आगे बढ़कर जियाकी से बोलता है, जियाकी अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो किसी और दिन आना। और बाइजू भी जियाकी से बोलती, हाँ इसने सही कहा, प्लीज अभी हमारे रास्ते से हट जाओ। पर जियाकी मो के सामने से नहीं हटता और हंसते हुए मो से कहता है, मो मैंने तो सोचा था कि तुम में काफी ज्यादा हिम्मत होगी, पर तुम तो काफी ज्यादा डरे हुए हो। पर जियाकी इसके आगे कुछ बोल पाता तभी क्यूआओ आगे आकर उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है और उससे अपनी बकवास बंद करने का कहता है, और उससे आगे कहता है कि तुम कमीने, क्या तुम यहाँ पर मेरी बाइजुआओ को टच करने की हिम्मत करने की सोच रहे हो। इतना जोरदार पंच खाकर जियाकी के मुंह से खून आ जाता है, पर उसे ये समझ में नहीं आता कि आखिर उसने उसे क्यों मारा। मो और बाइजुआओ भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और अपने मन में सोचते हैं, हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये इस तरीके से खत्म होगा। क्यूआओ जियाकी को एक पंच मारकर हंसते हुए अपने मन में सोचता है, अब मुझे ऐसा लगता है कि बाइजुआओ अब मुझ पर ध्यान देगी, अब जरूर ये मेरी स्ट्रेंथ को एडमायर करेगी, इसलिए मुझे यहाँ पर अपनी एक्टिंग को जितना ज्यादा अच्छा हो सके उतनी ज्यादा अच्छी दिखानी होगी। जियाकी अपने आप को संभालते हुए क्यूआओ से कहता है, कमीने तुम्हें मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई। पर क्यूआओ भी चिल्लाते हुए जियाकी से बोलता है, अगर मैंने हिम्मत करी है तो तुम यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाते। पर तभी जियाकी क्यूआओ के चेहरे पर एक पंच मारते हुए उससे कहता है, क्या तुम सच में यहाँ पर मरना चाहते हो। जिसके बाद उन दोनों में चूहे बिल्ली की तरह फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे को गाली देते हुए कहते हैं, तुम कमीने कहीं के, जल्दी से बंद हो जाओ, मुझे मारना बंद करो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी हायर नहीं करूंगा, जल्दी से मुझे मेरे पैसे वापस करो। और इस फाइट को एंजॉय करते हुए मो बाइजुआओ को लेमन सीड्स खाने के लिए ऑफर करता है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि जियाकी ने क्यूआओ को खूब अच्छे तरीके से पीटा था और क्यूआओ जमीन पर पड़ा हुआ उससे कहता है कि मेरे पैसे, मुझे मेरे पैसे लौटा दो। पर जियाकी उसको अच्छे से पीटने के बाद कहता है कि तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। फिर वो मो के पास आकर उससे कहता है, अब तुम्हारी बारी। पर मो अभी भी उसको इग्नोर करते हुए बड़े ही आराम से ड्राई फ्रूट्स खा रहा था, जो देखकर जियाकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मो पर चिल्लाते हुए
कहता है, तुम यहाँ पर मरने वाले हो, उसके बाद भी तुम्हारा मूड ड्राई फ्रूट्स खाने का हो रहा है। पर फिर वो शांत हो जाता है और हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, वैसे भी आज के बाद तुम कुछ खाने के लायक नहीं बचने वाले, इसलिए तुम अभी ये सब खा रहे हो। भाई जुआओ को मो की काफी ज्यादा चिंता होती है, पर मो अपने ड्राई फ्रूट्स को खाते हुए उससे कहता है, तुम्हें यहाँ पर मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियाकी अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है और उन लोगों से कहता है, आज ये अपने आप को यहाँ पर नहीं बचा सकता, पर इस लेडी को यहाँ पर छोड़ देना, आज मैं इस मो को यहाँ पर मरा हुआ देखना चाहता हूँ। वो बॉडीगार्ड्स तेजी से मो की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो देखकर बाइजू बहुत ज्यादा घबरा जाती है, पर मो अपने हाथ में वॉलेट्स रखे हुए उन लोगों से कहता है, हाँ हाँ ये बात मैं कई बार हमें सुन चुका हूँ, ये यंग सिटी भी काफी ज्यादा बोरिंग है, क्या तुम लोग कोई और सेंटेंस सोच कर यहाँ पर नहीं आ सकते? पर जिया की मो पर हंसते हुए कहता है, हाँ हुआ मो, ये यंग सिटी है, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर मो भी हंसते हुए कहता है, हाँ ऐसा क्यों नहीं, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें हुआ के लाए हुए कुछ ड्राई फ्रूट्स खिलाता हूँ। जो बोलकर मो अपने हाथ में रखे हुए वॉलनट्स को जियाकी के बॉडीगार्ड पर शूट करता है, जिससे वो चारों ही काफी ज्यादा घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। जियाकी और ग्रेट मास्टर गाओ ही भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं, और गाओ ही अपने मन में सोचता है, इस लड़के ने बस कुछ वॉलनट्स की मदद से उन बॉडीगार्ड्स को नीचे गिरा दिया, ये इतना भी बुरा नहीं है, पर इसके लिए ये तो बहुत बुरी बात है कि आज ये मुझसे मिला। जिसके बाद जियाकी जल्दी से अपने बॉडीगार्ड्स को उठाते हुए चिल्लाते हुए उन लोगों से कहता है, तुम सभी के सभी कचरा हो, जल्दी से जाकर मो को मार डालो, मैंने तुम लोगों को यहाँ पर हायर करने में बहुत सारा पैसा बर्बाद किया है। पर तभी मो एक और वॉलेट को निकालते हुए जियाकी से बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा लाउड हो। जो बोलकर वो वॉलेट को जियाकी के मुंह में मार देता है, जिससे जियाकी के आगे के दांत टूट जाते हैं। इसलिए जियाकी जल्दी से अपने मुंह को छुपा लेता है और कहता है कि मेरे दांत, तुम कमीने ने मेरे पूरे के पूरे दांत तोड़ दिए। तो मो ये देखकर कहता है, हाँ हाँ ये काफी ज्यादा अच्छा है। अब जियाकी गाओ ही के पीछे जाकर छुप जाता है और उससे कहता है, वो वॉलनट सच में बहुत ज्यादा बड़ा था, तुम जल्दी से जाकर मो को मार डालो। जो बोलते हुए जियाकी गाओ ही को आगे करता है और गाओ ही उससे कहता है, तो तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं इसको मार डालूं? ठीक है, मुझे इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। और मो गाओ ही को देकर बोलता है, एक स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट अपने बॉडीगार्ड के लिए एक मार्शल आर्टिस्ट को हायर कर सकता है। ये यंग सिटी तो सच में काफी ज्यादा अनयूजुअल और काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। गाओ ही भी अपनी ब्लू एनर्जी को रिलीज करते हुए मो से कहता है, मो मेरी बात कान खोलकर सुनो, मैं यंग सिटी का गाओ ही हूँ, तुम मुझे गाओ मास्टर बोल सकते हो। अगर तुम यहाँ पर अपने घुटनों के बल बैठकर जियाकी से माफी मांगते हो, तो मैं बड़े ही आराम से तुम इस मौत की दया को दे दूंगा, वरना तुम्हें तड़प तड़प कर मरना होगा। पर हमारा मुंह तो गाओ ही को जरा सा भी सीरियस नहीं लेता और उससे कहता है, वाह ये तो सच में काफी ज्यादा ऑनर की बात है, हम दोनों ही मार्शल आर्टिस्ट हैं और मैं तुम्हें ये ऑफर करता हूँ, अगर तुम यहाँ पर मेरे सामने घुटनों के बल आकर मुझसे माफी मांगते हो, तो मैं अभी भी तुम्हारी इस गंदी सी जिंदगी को माफ कर दूंगा। गाओ ही ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और मुंह पर अटैक करने के लिए आगे आते हुए कहता है, हाँ जरूर, तुम्हारे सपने में। जियाकी गाओ ही को मुंह पर अटैक करता हुआ देखकर अपने मन में कहता है, ये तो सच में काफी ज्यादा अच्छा है। गाओ ही आखिरकार अपने एक्शन में आ चुका है, मो यहाँ पर पक्के में मारा जाने वाला है। मो भी गाओ ही को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उस पर कई सारे वॉलनट्स फेंकने लगता है, पर गाओ ही एक मार्शल आर्टिस्ट होने की वजह से बड़े ही आसानी से उससे बच जाता और कहता है, तुम अभी मेरे सामने बच्चे हो, पर आज तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। जो बोलते हुए गाओ ही अपने हाथ से एक क्लॉ बनाकर मुंह पर उससे अटैक करता है, पर जैसे ही मो को उसका अटैक लगने वाला होता है, पर तभी वो उसके पीछे पहुंच जाता है। जो देखकर गाओ ही भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोचता है, क्या ये उसका एक इल्यूजन था? और मो गाओ ही को टीज करते हुए कहता है, मास्टर गाओ ही, मैं तो यहाँ पर हूँ। गाओ ही मो को अपने पीछे देखकर हैरान होता है और कहता है, आखिर ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है? जिसके बाद गाओ ही अपने पीछे की तरफ अटैक करता है, पर मो तभी वहाँ से गायब हो जाता है। जो देखकर गाओ ही कहता है, आखिर मैं फिर से मिस कैसे कर सकता हूँ? मो अभी भी गाओ ही के पीछे बैठा हुआ होता है और उससे कहता है, सच में तुम्हारी आंखें तो बहुत ज्यादा खराब है। जो सुनकर गाओ ही को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए मुझसे कहता है, मेरे पीछे छुपना बंद करो और एक मर्द की तरह आगे आकर मुझसे फाइट करो। वो दोनों अपनी फाइट में लगे ही होते हैं और जियाकी वहाँ पर बाई जुआओ को देखकर सोचता है, ये तो मेरी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, पर आखिर ये यहाँ पर मो के साथ क्या कर रही है? गाओ ही अभी भी रेगुलर मो पर कई सारे अटैक्स करने की कोशिश करता है, पर मो हर बार उसके अटैक से बच जाता है और उसको टीज करते हुए कहता है, तुमने इस बार भी मुझे मिस कर दिया।
पर तभी एक चीख की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर मो भी हैरान हो जाता है और अपने सामने की तरफ देखता है कि जियाकी ने बाइजुआओ को पकड़ लिया था और वो मो से चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अपने आप को सरेंडर कर दो, वरना मैं यहाँ पर इसको जान से मार डालूंगा। मो भी ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है कि जियाकी ने बाइजुआओ को पकड़ लिया था और गाओ ही इसी मौके का फायदा उठाकर पीछे से मो पर अटैक करता है, जहाँ इस बार मो को उसका अटैक लग जाता है, जिससे मो भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। पर फिर अगले ही सीन में हमें जियाकी के फादर को दिखाते हैं, जो रोते हुए अपने आदमी से पूछता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, और हमें सामने की तरफ दिखाते हैं कि यंग सिटी के हॉस्पिटल में जियाकी पट्टियों में लिपटा हुआ बिस्तर पर पड़ा हुआ था। जियाकी के फादर का आदमी उसे बताता है, यस सर, ये सब मो ने किया है। असल में कल यंग मास्टर और गाओ ही जब फेंगटियन बार में मो से लड़ने के लिए गए थे, जिसके बाद सीन फिर से वहीं पर आ जाता है जहाँ पर हमने अभी देखा था। गाओ ही का अटैक मो को लग गया था, जो देखकर बाइजुओ काफी ज्यादा घबरा जाती है और मो को चिल्लाते हुए आवाज देती है और जियाकी मो से कहता, हाँ ऐसे ही खड़े रहो जब तक मास्टर तुम्हें जान से ना मार डाले। पर जियाकी सामने की तरफ मो की आंखों में देखता है, जहाँ पर मो काफी ज्यादा गुस्से में था। जियाकी मो की आंखें देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी मो एक फ्लाइंग जंप करते हुए उसके चेहरे पर एक जोरदार किक करता है, जिससे जियाकी के बचे हुए दांत भी टूट जाते हैं और वो चिल्लाते हुए गाओ ही को आवाज देता है, जिससे वो उसकी मदद करने के लिए आ जाए। पर मो काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो जियाकी की पीठ पर चढ़कर रेगुलर उसको कई सारे पंचेस करता है, जिससे उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और उसकी हड्डी पसलियां टूट जाती हैं। जियाकी के साथ आए हुए उसके सभी बॉडीगार्ड्स ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। गाओ ही भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था और वो सोचता है, इस लड़के ने तो ये सब आग झपकने की स्पीड से कर दिया। और क्यूआन भी मो की पावर को देखकर कहता है, ये मो तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इसको यहाँ पर हरा सकता हूँ। जिसके बाद मो आगे आकर गाओ ही से बोलता है, अब तुम्हारी बारी। और हमें नीचे पड़े हुए वॉलनट को दिखाते हैं, जिस पर किक कर मो सीधे गाओ ही के माथे पर मार देता है, जिससे गाओ ही तुरंत ही वहीं पर मर जाता है। ये देखकर वहाँ खड़े हुए सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, मो ने तो यहाँ पर इसको एक ही सेकंड में मार डाला। यंग सिटी के मार्शल आर्टिस्ट को एक ही सेकंड में एक वॉलनट से मार दिया, ये तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। पर गाइस, मैं ये देखकर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ कि यहाँ पर इन लोगों ने इस मार्शल आर्टिस्ट को बड़े ही आसानी से मार दिया। अगर ये लोग यहाँ पर थोड़ी देर और फाइट कराते तो शायद हम लोगों को और भी एक्शन देखने को मिलता। अब सीन फिर से हॉस्पिटल में आ जाता है और वो आदमी जियाकी के फादर को बताता है और यही सब मास्टर के साथ हुआ था। जियाकी का फादर पूरी बात सुनने के बाद कहता है, वो लड़का सच में काफी ज्यादा एरोगेंट है, पर मेरे लड़के तुम्हें सबकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। गाओ ही यहाँ पर एक ऐसा ट्रैप नहीं है जो मैंने उसके लिए यहाँ पर बिछाया था। उस कमीने मो ने यहाँ पर यंग सिटी के गाँव फैमिली के एक आदमी को मारा है, इसलिए वो कमीना भी जल्द ही मारा जाएगा। और इसके बाद अब सीन मो पर आ जाता है, जो अपने रूम में बैठकर कल्टीवेट कर रहा था और साथ ही अपने मन में सोचता है, अब ये फंडामेंटल कल्टीवेशन पिल्स मेरी कल्टीवेशन के लिए जरा सी भी काम की नहीं है, इसलिए मुझे कोई न कोई रास्ता निकाल कर फूगाओ पिल को रिफाइन करना होगा। पर मुझे फूगाओ पिल को रिफाइन करने के लिए हेवनली फ्लावर की जरूरत है। इसलिए मो अपना फोन उठाकर दाऊजी को कॉल कर लेता है और उससे कहता है, अंकल मुझे आपकी हेल्प चाहिए। दाऊजी ये बात सुनकर खुश हो जाता है और मो से कहता है, मुझे बताइए, आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। मो दाऊजी को बताता है, हाल ही में मुझे एक पिल को रिफाइन करने के लिए हेवनली फ्लावर नाम की मेडिसिन की जरूरत है। मैंने यंग सिटी की सभी फार्मेसी पे देख लिया है, पर मुझे वो कहीं पर नहीं मिल रही, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ कर देखूं, शायद आप मेरी मदद कर सकें। दाऊजी थोड़ा सा सोचने के बाद मो को बताता है, हेवनली फ्लावर ये तो सच में काफी ज्यादा रेयर है, पर जहाँ तक मुझे याद है टियानफू मेंशन में 2 दिन पहले कुछ मेडिसिन आई हैं, तो शायद वो वहाँ पर हो सकता है। क्या आप चाहते हैं कि हमारी डाव फैमिली आपकी इस चीज को लेने में मदद करे? पर मो उसे साफ साफ मना कर देता है और उससे कहता है, ठीक है, मैं ये खुद जाकर कर लूंगा। फिर सीन यंग सिटी के मेडिकल मार्केट का होता है, जहाँ पर सभी लोग आवाज दे देकर अपनी पिल्स को बेच रहे थे और मो ने भी वहीं साइड में एक अपनी शॉप लगाई हुई थी, जहाँ पर वो अपनी बॉडी रिफाइनिंग पिल्स को हेवनली फ्लावर्स के एक्सचेंज में दे रहा था। मो अपनी पिल को देखते हुए अपने मन में सोचता है, ये मेरी पहली बनाई हुई पिल का सेकंड वर्जन है 2.0 और ये पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, इसलिए मैं इसे किसी नॉर्मल इंसान को नहीं दे सकता। पर अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट इसे खा लेता है तो उसका मार्शल आर्ट पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं शायद इसे हेवनली फ्लावर के बदले ट्रेड कर सकता हूँ। तभी मो की दुकान का बैनर देखकर कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, आखिर ये क्या है? तुम हेवनली फ्लावर के
के बदले अपनी बॉडी रिफाइनिंग पिल्स को दे रहे हो। क्या लगता है तुम पूरे तरह से पागल हो? हेवनली फ्लावर एक रेयर मेडिसिन है और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी इस घटिया सी बॉडी रिफाइनिंग पिल्स के बदले तुम्हें हेवनली फ्लावर ला कर दे? ये तो सच में काफी ज्यादा महंगा है। मो उनकी बात सुनकर सोचता है शायद इन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी पिल काम की नहीं है, इसलिए मो चिल्ला चिल्ला कर सभी लोगों से कहता है जल्दी से आकर मेरी बॉडी रिफाइनिंग पिल को देखो। ये कोई आम बॉडी रिफाइनिंग पिल नहीं है। अगर तुम इसे खाते हो तो तुम्हारे मार्शल आर्ट स्किल्स पहले से काफी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। ये कोई फेक नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। मो के चिल्लाने की वजह से कई सारे लोग उस पर ध्यान देते हैं और उससे आकर पूछते हैं क्या तुम सच बोल रहे हो? तभी एक बॉडी बिल्डर सा आदमी आता है जो थोड़े से गुस्से में था। वो मुझसे कहता है लड़के तुम आखिर कहाँ से आए हो? क्या ये पिल सच में मेरे मार्शल आर्ट को इम्प्रूव कर सकती है? पर वहीं से गुजर रहा हुआ एक आदमी उससे कहता है ये 80% फेक है। अगर कोई भी पिल तुम्हारी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकती तो तुम्हें कभी भी प्रैक्टिस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। पर मो उन लोगों से कहता है कि मेरी ये बॉडी रिफाइनिंग पिल 100% रियल है। पर तभी वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से में था और वो मो से कहता है तो बताओ आखिर तुम इसे प्रूव कैसे करोगे? बाकी लोग उस लड़के को देखकर थोड़े से परेशान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर यार ये कहाँ से आ गया? ये तो गांव फैमिली का यंग मास्टर है और इसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये काफी ज्यादा अच्छे मूड में होगा। इस लड़के का नाम गांव लैन है। मो गांव फैमिली का सुनकर अपने मन में सोचता है ये तो फेमिलियर से साउंड कर रहा है, पर छोड़ो मेरा यहाँ पर पिल्स बेचना ज्यादा जरूरी है। फिर गांव लैन मो के पास आता है तो मो उसे कहता है कि मैं इसे प्रूव कर सकता हूँ, तुम फ्री में ये खाकर देख सकते हो। गांव लैन मो से कहता है तुम ये चाहते हो कि मैं इसे ट्राई करूं? जो बोलकर वो मो की पिल को नीचे गिरा देता है और कहता है मुझे तुम्हारी इस घटिया सी पिल को ट्राई नहीं करना। पर वो पिल नीचे जाकर एक कुत्ते के सामने जाकर रखा जाती है जिसे देखकर वो डॉग उसे खा लेता है। मो उसी की तरफ देखने लगता है तो गावलेन को उस पर गुस्सा आता है और वो गुस्से में मो से कहता है आखिर तुम्हारी मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? पर फिर हमें उस डॉग को दिखाते हैं जो मो की बॉडी रिफाइनिंग पिल खाने की वजह से उसके अंदर का सेहन जाग जाता है और वो सुपर सेयन में बदल जाता है। मुझे लगता है कि इन लोगों ने सुपर सेयन ज्यादा देख लिया, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर डॉग के भी बाल खड़े कर दिए। वैसे तो इस डॉग के सिर पर कोई भी बाल नहीं था, पर इसको पूरा सुपर सेयन की तरह दिखाया है। और एक डॉग को इस तरीके से देखकर गावलेन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो सुपर सेयन डॉग गावलेन की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर पीछे खड़े हुए सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो डॉग जंप कर गावलेन के मुंह पर एक किक करता है और फिर कई सारे रेगुलर पंचेस कर गावलेन की हालत खराब कर देता है। गावलेन दर्द में रोते हुए चिल्लाकर अपने लोगों को हेल्प के लिए आवाज देता है और उसके साथ आए हुए उसके 2 बॉडीगार्ड्स ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जल्दी से गावलेन को उस डॉग से बचाने के लिए आगे भागने लगते हैं। और वो उन लोगों से कहता है कि मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था। फिर जैसे ही वो बॉडीगार्ड्स गावलेन को बचाने के लिए पहुंचते हैं तो वो सुपर सेयन डॉग उन लोगों को भी पीटना चालू कर देता है और गावलेन रोते हुए कहता है बस मेरा यहीं पर वेट करो, मैं वापस जरूर आऊंगा। आज मैं किसी कुत्ते से इस तरीके से फाइट में हार कर यहाँ से नहीं जाने वाला। वो डॉग और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हमें ऐसे दिखाते हैं कि उसकी पावर पहले से और ज्यादा बढ़ चुकी है। और वो लोग जो डॉग के सामने खड़े हुए थे वो उसको देखकर कहते हैं ये डॉग अब डॉग नहीं रहा, ये एक मॉन्स्टर में बदल चुका है। ये डॉग उस पिल को खाने के बाद गांव फैमिली के यंग मास्टर से लड़ रहा था। ये तो सच में एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। मैंने कभी भी गावलेन को इस तरीके से कभी भी किसी कुत्ते से पिटता हुआ नहीं देखा। फिर सीन शिफ्ट होकर 2 मास्टर्स पर आ जाता है जो इतना ज्यादा शोर शराबा सुनकर कहते हैं आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या अगर हम एक पिल खाते हैं तो क्या हमारा मार्शल आर्ट इम्प्रूव हो जाएगा? फिर वो दोनों मास्टर्स मुंह के सामने आकर उससे कहते हैं आखिर तुम्हारे पास कितनी पिल्स है, हम तुमसे वो सारी खरीद लेंगे। और उस डॉग की पावर को देखकर देखते ही देखते मुंह की दुकान के सामने बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है और सभी लोग उससे कहते हैं कि बस हमें वो पिल दे दो, तुम जितना प्राइस बोलोगे हम उसका दुगना देने के लिए तैयार है। पर वो उन लोगों से माफी मांगते हुए उन्हें बताता है कि मैं अपने पिल्स को केवल हेवनली फ्लावर्स के बदले ही दे सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये पिल नहीं दे पाऊंगा। फिर वो मास्टर अपने ग्रेट मास्टर के पास जाकर उन्हें बताता है मास्टर हुईजी, वो सेलर कह रहा है कि वो केवल अपनी पिल्स को हेवनली फ्लावर्स के बदले ही देगा, वरना वो उनको नहीं बेचने वाला। तो उसके ग्रैंड मास्टर कहते हैं हाँ मैंने सुन लिया। और वहीं हमें एक और लड़के को दिखाते हैं और वहीं हमें काई फैमिली के यंग मास्टर को दिखाते हैं जिसका नाम वेन रेन है। वेन रेन उस पिल के बारे में सुनकर अपने मन में सोचता है ये पिल तो देखने में सच में काफी ज्यादा पावरफुल लगती है। अगर मेरी कैंग फैमिली को इस पिल को रिफाइन करने की रेसिपी मिल जाए तो
मेरी कैंग फैमिली तो पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। पर उससे पहले मुझे सेलर के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी और साथ ही मुझे ईशेंग और हुई को भी बताना होगा कि कैंग फैमिली उनके साथ काम करना चाहती है। अगर वो साथ मिलकर मेरे साथ रेसिपी लेते हैं और हमारी कैंग फैमिली सक्सेसफुली उस रेसिपी को ले लेती है तो मेरी कैंग फैमिली उन लोगों को इतनी सारी पिल्स देगी जितनी उन लोगों को जरूरत है। फिर सीन रात का होता है जहाँ पर गावलेन एक निंजा बनकर मो के होटल में आया हुआ था। वो अपने मन में सोचता है मुझे ये सब करने का कोई भी शौक नहीं है, पर मैं यहाँ पर उस कमीने की वजह से आया हूँ जिसकी वजह से सुबह इतनी ज्यादा मेरी बेइज्जती हुई थी। फिर जैसे ही गावलेन होटल के अंदर आता है तो उन तीनों को अपने सामने देखता है, जो देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है ये तो कैंग फैमिली का वेन रेन है और ये जू मास्टर्स आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये लोग भी यहाँ पर इस लड़के की वजह से आए हैं और अगर ये सच है तो वो लड़का आज यहाँ पर मरने वाला है। पर मुझे थोड़ी देर और यहाँ पर रुकना चाहिए, क्या पता इस सब की वजह से मुझे भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। फिर सीन मो के रूम के अंदर का होता है जहाँ पर वो तीनों ही गेट खोलकर अंदर आ गए थे। मो उन तीनों को ही देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और उन लोगों से चिल्लाकर कहता है कि तुम लोग कौन हो। वेनरिन मो से कहता है मिस्टर मो गुड इवनिंग, मैं कैंग फैमिली का वेनरिन हूँ और मैंने सुना है कि आपकी पिल सच में काफी ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए क्या आप मेरी कैंग फैमिली के साथ वर्क करने के लिए इंटरेस्टेड है। मो उसकी ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि वो यहाँ पर मो को इनवाइट करने के लिए आधी रात में उसके रूम के अंदर घुस गया। जिसके बाद वेनरेन उससे आगे कहता है मिस्टर मो मुझे रिफ्यूज करने के बारे में मत सोचिएगा, अगर आप हमारे साथ काम करते हैं तो आपको भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है और हमारे साथ काम करने की वजह से आपको भी कई सारे फायदे होंगे जिससे आप पूरी जिंदगी भर ऐसे ही छोटे मोटे डॉक्टर बनकर नहीं रहोगे। मो वेनरेन की पूरी बातें सुनकर उससे कहता है ये तो सच में काफी ज्यादा शर्म की बात है, पर मुझे न तुम्हारे साथ न तुम्हारी कैंग फैमिली के साथ कोई भी काम नहीं करना। मैं अपनी ये बॉडी रिफाइनिंग पिल्स केवल हेवनली फ्लावर्स के बदले ही देने वाला हूँ। अगर तुम्हारे पास हेवनली फ्लावर है तो ठीक है, वरना तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। वेंग्रेन गुस्से में आ जाता है और अपने मन में सोचता है मेरी कैंग फैमिली के पास कुछ हेवनली फ्लावर्स तो है, पर वो मेडिसिन काफी ज्यादा रेयर होने की वजह से मैं उन्हें इस मेडिसिन के बदले ऐसे ही नहीं दे सकता, इसलिए अब मुझे अपने सेकंड प्लान को इस्तेमाल करना होगा। वेंग्रेन जल्दी से अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है और मुंह से कहता है मिस्टर मो मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम आराम से मानने वाले हो, इसलिए अब जो भी होने वाला है उसके लिए ब्लेम मुझे मत करना। पर मो उन लोगों को बॉटल दिखाते हुए कहता है वो सारे पिल्स यहीं पर हैं, आ जाओ और मुझसे ले लो। तभी गावलेन भी वहाँ पर आ जाता है और स्पीड में वहाँ पर जाते हुए सोचता है अगर मैं जल्दी से जाकर उस पिल को ले लेता हूँ और जल्दी से खा लेता हूँ तो मैं इस धरती का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन जाऊंगा। और वो बॉडीगार्ड्स गावलेन को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं कि अब आखिर ये कौन है। पर वेनरेन गावलेन को यहाँ पर देखकर समझ जाता है कि ये कौन है और वो अपने मन में सोचता है कि गावलेन आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं उसे ये पिल लेने नहीं दे सकता। पर जैसे ही गावलेन मो के काफी ज्यादा करीब पहुँचता है तो मो उसके ऊपर अपनी एनर्जी से अटैक करता है जिसकी वजह से गावलेन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। वेनरेन भी ये देखकर हैरान होता है और कहता है यानी ये लड़का किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को मारने के लिए काफी ज्यादा पावरफुल है, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन गलत निकली। मैंने तो सोचा था कि ये केवल एक शेंगजंग यूनिवर्सिटी का स्पेशल प्रोफेसर है और ये सिचुएशन देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे बॉडीगार्ड्स इससे लड़ सकते हैं, इसलिए वो जू मास्टर्स को आगे भेजते हुए उन लोगों से कहता है कि यही हमारा मौका है, जल्दी से इसे जान से मार डालो। फिर वो मास्टर्स ही दोनों एक साथ आकर मो पर अटैक करते हैं, जिनके अटैक्स को रोकने के लिए मो को काफी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है और वो अपने मन में सोचता है ये दोनों आदमी भी मार्शल आर्टिस्ट हैं, मैं यहाँ पर एक साथ दो मार्शल आर्टिस्ट से अकेला नहीं लड़ सकता, मैं तो इस तरीके से नहीं जीत पाऊंगा। वो दोनों ही रेगुलर मुंह पर अटैक करते हैं जिसकी वजह से मुंह पीछे धकेला जाता है और वेनरेन ये देखकर कहता है आज ये कमीना यहाँ पर इन दोनों से फाइट करने के बाद मारा जाएगा। वो दोनों मास्टर्स रेगुलर मुंह पर अटैक करते हैं, पर तभी गेट तोड़ते हुए वहाँ पर मुंह की मदद करने के लिए एक और मास्टर पहुँच जाते हैं जो केवल अपनी एक एक उंगली की मदद से ही उन दोनों को पीछे धकेल देते हैं। मो वहाँ पर मास्टर लोंग वू को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो दोनों भी चिल्लाते हुए मास्टर वू से कहते हैं बूढ़े आदमी हमारे रास्ते में आना बंद करो वरना तुम्हें भी सबकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर मास्टर लोंग वू उससे कहते हैं क्या तुम इस सबके लिए श्योर हो। जिसके बाद वो दोनों मास्टर्स लोंग वू पर अटैक करते हुए कहते हैं तुम सच में एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। पर जैसे ही वो मास्टर लोंग वू के पास आते हैं तो वो अपने हाथ से एनर्जी को रिलीज करते हुए उन दोनों पर अटैक करते हैं जिससे वो दोनों ही काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। और मो भी ये देखकर हैरान होता है और कहता है मास्टर लोंग वू तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वेनरेन भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो घबराते हुए वहाँ से उन दोनों मास्टर्स को ही छोड़कर भाग जाता है और वो दोनों मास्टर
मास्टर वेनरेन से कहते हैं मास्टर प्लीज हमारे लिए रुको। फिर उन तीनों के वहाँ से चले जाने के बाद मो मास्टर लोंग वू का शुक्रिया करता है और उनसे कहता है कि आपके यहाँ पर आकर मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। पर मास्टर लोंग वू उससे कहते हैं तुम्हें इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, ये लो जो तुम्हें चाहिए था। मो उस बैग को लेकर उसको स्मेल करता है जिसके अंदर हेवनली फ्लावर्स थे। तो मास्टर लोंग वू उसे आगे बताते हैं तुम्हें ज्यादा लालची होने की जरूरत नहीं है, ये बैग हेवनली फ्लावर से भरा हुआ है और ये तुम्हारे लिए काफी है जिससे तुम अपनी मेडिसिन को तैयार कर सको, इसलिए अब मार्केट में जाकर और ज्यादा परेशान होना बंद करो। जिसके बाद वो हंसते हुए वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं अगर उस आदमी को ये पता चलेगा कि उसका डिसेंडेंट अभी भी जिंदा है और वो येंगे सिटी में है तो वो सच में काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। मो मास्टर लोंग वू की बात सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और जल्दी से उनके पास भागकर जाते हुए उनसे पूछने वाला होता है कि आखिर आप किस आदमी के बारे में बात कर रहे हो। पर जब तक मो उनके पास पहुंचता लोंग वू वहां से चले जाते हैं। फिर मो मास्टर लोंग वू के वहां से चले जाने के बाद बोलता है आखिर मास्टर लोंग वू किसके बारे में बात कर रहे थे, क्या उन्हें पता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? अब जब कभी भी मैं इस आदमी से मिल पाऊंगा उसके बाद ही मैं अपने पास को लेकर सभी रहस्यों को सुलझा सकता हूँ। फिर मो अपने रूम से बाहर निकल कर आता है और अपने सामने की तरफ देखता है कि मास्टर लोंग वू ने अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को तबाह कर दिया था और वो कहता है कि ये देखकर मुझे लगता है कि येंगे सिटी में अभी मेरा रास्ता काफी ज्यादा लंबा है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द गांव पिल को रिफाइन कर अपनी पावर को इम्प्रूव करना होगा। और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।